तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी टाइमिंग पर यानी कि 5 बजे आपकी क्लास जो है वो बिल्कुल जीके की स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो क्लास होगी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं अपलोड करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि घर में एक फैमिली फंक्शन होने की वजह से मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ। इसलिए मैंने आप सभी के लिए 2 से 3 क्लासेस को रिकॉर्ड कर दिया है, ताकि आपकी क्लासेस जो है वो बाधित ना हो, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। इसलिए मैंने पहले से ही 2-3 क्लासेस को रिकॉर्ड कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अपने घर पर अवेलेबल हूँ, क्योंकि घर में एक फैमिली फंक्शन है, मैंने बताया था। तो आपकी क्लासेस बिल्कुल बाधित नहीं होगी, ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है। और भाई जल्दी ही आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी भाई, है ना। बस आपको 2 से 3 क्लासेस जो है वो केवल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है। इसको वैसे ही पढ़ना है आपको जैसे आप लाइव क्लास में पढ़ते हो। बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं होना है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई करना है जैसे आप करते हो, ठीक है। बस मैं आपके कमेंट को यहाँ पे देख नहीं पाऊंगा लाइव, बस आप लोग जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है। तो कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। जैसे आप नोट्स बनाते हो नोट्स बनाते रहना, और ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इसीलिए मैं आपकी क्लास को मिस नहीं करना चाहता, है ना। इसीलिए मैंने आपके लिए क्लास को रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करवा रहा हूं, जिससे कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिए। हम कभी भी आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं होने देंगे भाई, ठीक है। तो आपके सिलेक्शन में जहां तक पॉसिबिलिटीज होगी, एग्जाम इंडिया की पूरी टीम, एग्जाम इंडिया के पूरे जो फैकल्टीज हैं, आपको पूरा एफर्ट करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे आपके एग्जाम तक जाने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देर किए हुए। आप लोग सेशन को जरूर पूरा देखना, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वहां से रिवीजन कर लेना। जितने लोग नए जुड़ते जाए चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और भाई सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और पहला सवाल देखते हैं कि क्या आने वाला है भाई। तो सवाल है पहला अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है ना, केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर ऑप्शन पे जाना है। तो चलिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न को पहले आराम से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार, आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के दौरान रद्द नहीं किया जाता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान रद्द नहीं किया जाता है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जब देश में इमरजेंसी की माहौल हो, इमरजेंसी का सिचुएशन हो, आपातकाल का दौर हो, तो उस केस में जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमसे छीन लिए जाते हैं, है ना। और ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। याद रखना है, मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान रद्द नहीं किया जा सकता है। कौन सा मौलिक अधिकार है जो रद्द नहीं किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21, ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं, 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान भी आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट है वो आपसे छीन लिए जाएंगे, मतलब कि रद्द हो जाएंगे जब तक कि इमरजेंसी है। लेकिन यही 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, जो आपसे छीने नहीं जा सकते। क्लियर है। अब हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे कि ऑप्शन के अनुसार क्या बातें कर रहा है भाई, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि संगठन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में ये दिया हुआ है, ठीक है। ये संगठन की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, और बिल्कुल ये आपसे छीना जा सकता है। हम क्लियर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी आपसे छीना जा सकता है, ये भी आर्टिकल 19 में ही है, ठीक है। ये भी आर्टिकल 19 में ही है। और सबसे पहले याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान अगर सबसे पहला कोई आर्टिकल, सबसे पहला कोई फंडामेंटल राइट अगर हमसे छीना जाता है तो वो आर्टिकल 19 ही होता है। अनुच्छेद 19 सबसे पहले हमसे छीना जाता है, क्योंकि आप भाई आपातकाल है तो कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो छीन लिया जाता है जब तक इमरजेंसी हो। फिर देखो क्या है, पर्सनल लिबर्टी, ये होगा आपका बिल्कुल सटीक उत्तर भाई। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पर्सनल लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आपातकाल के दौरान आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो पर्सनल लिबर्टी है, वो नहीं छीना जा सकता। क्लियर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन भी आप देख सकते हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, तो ये भी छीना जा सकता है, मतलब छीना जाता है जब आपातकाल का सिचुएशन हो, इमरजेंसी का सिचुएशन हो। क्लियर है। तो आपसे कौन सा नहीं छीना जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, है ना।
इसी में ही कहा जाता है कि आपको अपना जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, आपको अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो भाई आपसे अपना जीवन जीने को तो कोई छीन नहीं सकता ना, जीवन जीने का अधिकार छीनने का तो किसी के पास भी नहीं है भाई, ठीक है, वो तो केवल ऊपर वाले के पास है ना, किसी व्यक्ति या किसी सरकार या किसी संस्था के पास ये अधिकार नहीं है छीनने का। तो इसलिए ये आर्टिकल आपातकाल के दौरान भी रद्द नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आपसे ऐसे सवाल पूछेगा तो ऐसे टिक करना है, अगर आपसे आर्टिकल पूछ लेता है कि कौन सा आर्टिकल नहीं छीना जा सकता है तो आर्टिकल 20 और 21 आपसे नहीं छीना जाता है। ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसका आर्टिकल हमारे संविधान में 21 है, ठीक है, हमारे संविधान में इसका आर्टिकल क्या है 21 है। तो उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ देना, मैं इसको बाद में रिव्यू कर लूंगा, मैं आपके कमेंट को देख लूंगा, जब ये वीडियो अपलोड होगा जिस दिन मैं कमेंट आपके चेक कर लूंगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट आप लोग जरूर कर देना, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फटाफट के अंदाज में उत्तर करना है आपको, जैसे आप उत्तर करते हो वैसे ही करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है और नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है, समझ रहे हो, यानी कि भारत में जो राज्यों की सीमा है, जैसे बाउंड्री है, स्टेट की बाउंड्री है, तो इसको चेंज करना है, तो ये अधिकार किसके पास है भाई, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास या स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के पास है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, और फिर अपना मैच कराइएगा कितना सही है। तो याद रखना राज्यों की सीमाओं को बदलने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होता है भाई, ठीक है, पार्लियामेंट के पास ही राइट होता है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करे या किसी भी स्टेट का नाम परिवर्तन करे या किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, तो ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। तो याद रखना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, ये जो हमारे संविधान में जो इसका जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 3 में यानी कि अनुच्छेद 3 में किया गया है भाई। हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स यानी नए राज्यों का निर्माण, इसके अलावा राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन, इसके अलावा राज्यों का नाम परिवर्तन, ये सारी बातें अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ भाई। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 3 में ये बात लिखी हुई है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, पार्लियामेंट ही, संसद ही राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है और पार्लियामेंट ही राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन भी करती है, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है, संसद के पास है, किसी संस्था या किसी व्यक्ति के पास नहीं है। तो ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है साफ साफ भाई, क्लियर कट। तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई, संसद उत्तर हो जाएगा, क्लियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगाने जा रहा हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा प्यारा सवाल है। चलिए प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, देखो बड़ा प्यारा सवाल है भाई, ऐसे सवाल गलती नहीं करिएगा आप लोग कभी भी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, आपसे आर्टिकल पूछ रहा है यहाँ पे, जो धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबिंबित करता है भाई। बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है। तो याद रखना है, आप जब फंडामेंटल राइट पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में जो समानता अधिकार होता है, समानता का अधिकार जब आप पढ़ोगे, ठीक है, समानता का अधिकार, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, क्लियर, समानता का अधिकार। और हमारे संविधान में जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, 14 से 18 तक में समानता के अधिकार की बात की गई है। और आपको ये पांचों आर्टिकल याद रखने हैं। 14 से 18 में कितने आर्टिकल, 5 आर्टिकल हैं, और ये पांचों आर्टिकल किसकी बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। मैं पांचों आर्टिकल फटाफट जल्दी से आपके लिए रिवाइज करवा दे रहा हूं, जिससे कि आपका एकदम से तैयार हो जाए ये पांचों आर्टिकल। चलो भाई देख लो फटाफट, ये पांचों आर्टिकल अपना तैयार कर लो सब, 1 मिनट। चलो तो आर्टिकल 14 से 18 क्या है, राइट टू इक्वालिटी है। ये पांचों आर्टिकल मैं आपको जल्दी से याद करवा देता हूं। आर्टिकल 14 में क्या है भाई, देखो आर्टिकल 14 में क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा आप समझ जाना। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि विधि के समक्ष समानता,
किसके समक्ष? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष समानता। ये तो बात आप सब समझ गए होंगे भाई, है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सभी लोग क्या हैं? समान है, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे डीएम हो, सब लोग कानून के सामने क्या है? इक्वल हैं, है ना। इसमें अपवाद है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसमें अपवाद है, वो कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में क्या है भाई? आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य जो है वो किसी से भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किन आधारों पे? किन आधारों पे भेदभाव नहीं करना है? तो याद रखना है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, इसके अलावा जन्म स्थान के आधार पर। याद रखिएगा ये 5 पॉइंट्स यहां पर आपको याद रखने हैं, 5 बातें। देखो, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, यानी कि हम किसी से भी इन बेसिस पर, इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेंगे। धर्म मतलब रिलीजन, किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो धर्म के आधार पर भी कई लोग भेदभाव करते हैं, तो ये नहीं करना। ये संविधान में लिखा है कि अगर आप भेदभाव करते हुए पाए गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, अनुच्छेद 15 कहता है, ठीक है। जाति के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं होगा। जाति मतलब इंग्लिश में कास्ट बोलेंगे इसे, इंग्लिश में कास्ट, धर्म को इंग्लिश में रिलीजन। जाति के आधार पे जैसे लोग जाति के आधार पर भी भेदभाव करते हैं कि कोई उच्च जाति का है, कोई नीच जाति का है, तो बहुत नीच जाति का होता है तो हम बड़े ही हीन भावना से देखते हैं, है ना। ज्यादातर लोग, सबको नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे समाज के लोग हैं जो उच्च नीच जाति के लोगों को बड़ा हीन भावना से देखते हैं, जो गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो इस आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है। इसके अलावा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। लिंग मतलब कि महिला, पुरुष, इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है कहीं कहीं पर। जैसे कि आजकल तो सबको पता है कि महिलाओं को पूरी तरीके से पुरुषों के साथ आगे बढ़ने का पूरा प्रोत्साहन किया जा रहा है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि महिलाएं कैपेबल नहीं है, क्षमता नहीं है उनकी काम करने की, है ना। तो ये कुछ लोगों की मानसिकता होती है, तो लिंग के आधार पर भी लोग भेदभाव कर देते हैं, ठीक है। वंश, देखो वंश के आधार पर भी भेदभाव लोग करते हैं, ठीक है। कि भाई जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। वंश के आधार पर कैसे भेदभाव कर सकते थे? जैसे कि 1857 की क्रांति में, अगर आपको याद हो, 1857 की क्रांति में सिंधिया परिवार जो है ना, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है। 1857 की क्रांति में जो सिंधिया घराना है, सिंधिया घराना ने अंग्रेजों की मदद की थी 1857 की क्रांति के दौरान। अब उन्हीं का जो वंश है, सिंधिया घराना, सिंधिया परिवार, सिंधिया राजवंश, उन्हीं का जो एक वंश है, इस समय जो आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर है भाई, हमारे देश के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो उसी वंश के हैं, है ना। उन्हीं के वंशज जो थे आगे 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। अब उन्हीं के वंशज हैं ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बीजेपी गवर्नमेंट में आपके क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर है। तो क्या आप इनसे भेदभाव करेंगे? क्या आप इनसे उस वंश के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि भाई इनके जो पूर्वज थे उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी भाई, तो ये भी गद्दार हुए? ऐसा तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ये तो भारत के संविधान को मानते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, एडमिट करते हैं, तो इसलिए ये भारत के नागरिक हैं और हम इनसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो वंश के आधार पर भेदभाव मनाही है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखो जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव होता है अपने देश में। पहले होता था, आज भी कुछ कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है भाई, आज भी भेदभाव किए जाते हैं। जन्म स्थान जैसे कि कोई यूपी और बिहार का, ज्यादातर बिहार के लोग हों या यूपी के लोग हों, ये महाराष्ट्र में जब जाते हैं तो वहां पे इनको बड़ा विरोध झेलना पड़ता है, या साउथ इंडिया में जाते हैं तो थोड़ा सा विरोध झेलना पड़ता है ना। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में मराठी लोगों का थोड़ा सा विरोध झेलना पड़ता है ना। तो जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव होता है अपने देश में। तो ये 5 आधारों पर भेदभाव से मनाही है संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है। चलो 16 में क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 16 कहता है रोजगार में सबको समान अवसर है भाई, ठीक है। रोजगार में सबको समान अवसर है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार में सबको समान अवसर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर आरक्षण है, भाई आरक्षण एक अलग मुद्दा है, कभी चर्चा करेंगे रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर, ठीक है। तो 16 में क्या है? रोजगार में समान अवसर। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में क्या है भाई? छुआछूत का अंत,
ठीक है। छुआछूत का अंत, छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी भाई, ठीक है। अनटचेबिलिटी जो है इसका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का उन्मूलन या अस्पृश्यता का अंत भी कहा जाता है। मतलब कि आप किसी से छुआछूत जैसा काम, भेदभाव नहीं करेंगे। छुआछूत जैसे कि कोई हम लोग गांव वगैरह में देखते हैं आज भी, जो गरीब होते हैं, छोटे लोग होते हैं, थोड़े कपड़े गंदे कपड़े पहने होते हैं, मटमैले कपड़े पहने होते हैं, तो हम छुआछूत वाला थोड़ा देखते हैं, दूर बैठ है ना, ऐसे कहते हैं कि दूर बैठो या नीचे बैठो, ऐसे बैठो। तो ये भी जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, आप नहीं कर सकते भाई, है ना। हाँ, कुछ विषम परिस्थितियां होती हैं जिसमें आप छुआछूत कर सकते हो, जैसे कोविड आया था, कोरोना, है ना, कोरोना एक महामारी जैसे फैली, तो इसमें आप छुआछूत, यहाँ पे जो अनटचेबिलिटी है, क्योंकि कोरोना में आप जानते हो कि एक दूसरे से संपर्क में नहीं आना है, तो यहाँ पे छुआछूत का विरोध नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो आप बिल्कुल अलग हो सकते हो, लेकिन इन जनरल कंडीशन में आप किसी से भेदभाव, छुआछूत का नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो फैलती है छूने से, ठीक है। चलो 17 हो गया। और 18 में क्या है भाई, आर्टिकल 18 में क्या है, तो आर्टिकल 18 में है आपका उपाधियों का अंत, ठीक है। क्या है, उपाधियों का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल्स मिलते थे अंग्रेजों के टाइम पर, जो टाइटल्स मिलते थे, उन उपाधियों का अंत भी जो है वो अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 14 से 18 आर्टिकल ये बता दिया है, जो क्या बताता है, समानता का अधिकार बताता है। ये मैंने चारों पांचों आर्टिकल आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था ये समानता का अधिकार 14 से 18 में, तो बिल्कुल आपने क्लियर कर लिया होगा भाई। क्लियर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, अभी मैंने पीछे बताया, अनुच्छेद 15, ठीक है। और आर्टिकल 15 एक मूवी भी बनी है भाई, अगर आप सभी ने देखा हो तो आर्टिकल 15 के नाम से एक मूवी भी है, आयुष्मान खुराना उसमें एक्टर है, आप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न, ये मैंने इतना टाइम इसीलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा फोकस ये नहीं है कि बस मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूं और आगे बढ़ जाऊं, नहीं, मेरा फोकस है कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सेशन को आप लोग जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेशन को जरूर शेयर करोगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करना है सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जम्मू और कश्मीर का विभाजन किसके द्वारा लागू हुआ, मतलब कि कब लागू हुआ, यह प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। विभाजन बोलने का मतलब यह है कि आर्टिकल 370, देखो जम्मू कश्मीर के लिए जो आर्टिकल चलता है वो 370, अनुच्छेद 370 है ना, यही आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग करता था, ठीक है। ये 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली प्रोविजन था, और इसी आर्टिकल 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर का संविधान भी अलग था, है ना। और इसी आर्टिकल 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल भी 6 साल होता था। सामान्यतः भारत में जो विधानसभाएं चलती हैं, विधानसभाएं मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये जो चलती हैं इनका कार्यकाल 5 साल का होता है ना। 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वजह से यहाँ पे विधानसभा का कार्यकाल भी 6 साल का होता था, ठीक है। मतलब कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता था यहाँ पर वो 6 साल का होता था। तो आर्टिकल 370 जो है ये जम्मू कश्मीर में लागू कब हुआ था, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये किस वर्ष लागू हुआ था, तो आपको बता दूं ये 1957 में लागू हुआ था, ठीक है। ये बात भी जानते रहिएगा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जो है वो 1957 में लागू हुआ था, और हटाया कब गया था ये आप सभी जानते हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का काम किया है। ये कब किया था भाई, 31 अक्टूबर 2019 का वो दिन था भाई, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 के ही दिन जो है वो 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर से क्या हो गया, रिमूव हो गया, है ना। कुछ प्रोविजन है, थोड़े बहुत अभी है, लागू हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो है आर्टिकल 370 का वो जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया है। तो एक बात तो क्लियर है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। लागू कब हुआ था, 1957 में। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति थे। तो जो भी बातें मैं एक्स्ट्रा आपको बताते चल रहा हूं, बिल्कुल कॉपी में नोट कर लेना है, चाहे अपने कहीं ना कहीं दिमाग में नोट कर लेना, ठीक है। तो ये प्रश्न बिल्कुल इजी था, याद होना चाहिए सबको। अगला प्रश्न भाई, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर करेंगे जल्दी से प्रश्नों का, और बढ़िया प्रश्न है भाई, ठीक है। अपना उत्तर देते रहिए और चेक करते रहिए कितना सही है कितना गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो भाई, बड़ा प्यारा सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में, यानी कि इन द इंडियन जुडिशरी सिस्टम,
रिट्स आर इशू बाय, ठीक है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सिंपल सा सवाल है भाई, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो रिट है आपको पहले भी बताया गया होगा और आप जानते भी होंगे रिट का मतलब क्या है, पहले समझते हैं। मैं आपको अगले पेज पर ले चलता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको और ब्रीफ कर देता हूं। चलिए चलिए देखो रिट क्या होता है आप समझना, ठीक है। रिट का मतलब होता है, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं रिट का मतलब, तो रिट को आप ऑर्डर भी कह सकते हो। रिट को क्या कह सकते हो? ऑर्डर भी कह सकते हो, मतलब कि आदेश, आदेश, आदेश जारी करना, ठीक है ना। रिट का मतलब होता है ऑर्डर, आदेश जारी करना। और ये रिट कौन जारी करता है भाई? रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो आपको बता दूं, ये रिट जारी करने का अधिकार जो अपने देश में है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, दोनों जारी कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार है रिट जारी करने का और हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है रिट जारी करने का। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करेगा, याद रखना ये सारी बातें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है वो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है भाई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, यानी कि दोनों अथॉरिटी के पास पावर है रिट जारी करने का। रिट का मतलब होता है ऑर्डर। और रिट कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 टाइप्स के होते हैं भाई, 5 प्रकार के रिट होते हैं ये, ठीक है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं भाई। कॉपी में नोट करना चाहो तो कर लेना सब लोग। एक होता है आपका हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो याद करने में और समझने में। बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, हैबियस कॉर्पस को। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा रिट कौन सा है? मैंडामस। देखो सबके अलग अलग काम है, ठीक है, सबके अलग अलग काम है, बस आपको पता होना चाहिए कि किसके काम क्या है, वो मैं आपको किसी क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना, मतलब कि जब इसको पढ़ाऊंगा टॉपिक। मैंडामस को हिंदी में बोलते हैं परमादेश, परमादेश, ठीक है। फिर तीसरा रिट होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध, याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर एक रिट होता है आपका क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। देखो भाई लिखते लिखते जगह ही नहीं मिल रहा है कि कहां कहां लिखा जाए, बस आप लोग समझते रहना, अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। और एक और रिट होता है, 5वां रिट मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे जगह है। 5वां रिट जो होता है वो होता है सर्सियोराई, ठीक है, सर्सियोराई, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, क्लियर है। ये 5 प्रकार के रिट हैं। इन पांचों का काम मैं बताऊंगा किसी क्लास में जब थियरी पढ़ाऊंगा, तो पांचों रिट का आपको यूज बताऊंगा कि कैसे होता है यूज और क्या क्या होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं और जारी कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। किस आर्टिकल के तहत? ये भी मैंने बता दिया और ये पांचों रिट के नाम बता दिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिएगा, वीडियो को दोबारा भी देखना हो तो डबल स्पीड में देख लेना सब, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, देख लो कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, देख लीजिए, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, ये दोनों जो है मिलकर के रिट जारी कर सकती हैं, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन था, गलती नहीं करना है। चलो अगला प्रश्न भाई, क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है आप बताइए कौन सा संघ सूची का हिस्सा है भाई, कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है, मतलब कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है भाई। इनमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो संघ सूची में आता है। देखो आप समझना यूनियन लिस्ट होता क्या है, आप सभी जानते हो कि जो लिस्ट है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो लिस्ट है, सूची है, वो किस शेड्यूल में है? तो 7th शेड्यूल में है। जब आप पढ़ोगे अपने संविधान का 7वीं अनुसूची, यानी कि 7th शेड्यूल पढ़ोगे, 7वीं अनुसूची पढ़ोगे, उसमें सूचियों के बारे में बताया गया है, लिस्ट के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार के लिस्ट होते हैं दोस्त? तो आप कहोगे सर होता है एक यूनियन लिस्ट, ठीक है, आप कहना एक होता है सर यूनियन लिस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ सूची। सर एक होता है स्टेट लिस्ट, जिसको बोलते हैं राज्य सूची, और एक होता है कॉनकरेंट लिस्ट, जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची भाई, ठीक है। तो फटाफट एक एक लाइन में समझ लो। यूनियन लिस्ट, संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इसमें ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार उस पर्टिकुलर राज्य सरकार का होता है, जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस क्या होता है? ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कॉनकरेंट लिस्ट, ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट जिस पर दोनों सरकारें यानी दोनों राज्य भी केंद्र भी मिलकर के कानून बनाए, उनको कॉनकरेंट लिस्ट में रखा जाता है, जैसे एजुकेशन, शिक्षा। क्लियर है? तो आपसे पूछ रहा है कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है? ऑप्शन है आपके पोस्ट ऑफिस, डाकघर, एक्स्ट्राडिक्शन, प्रत्यर्पण, संयुक्त राष्ट्र संगठन या ये सभी। तो भाई याद रखना, ये तो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, ये तो भाई अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ये किसी लिस्ट का सब्जेक्ट थोड़ी ना है, ये कोई विषय थोड़ी ना है, ये तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, ठीक है। जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखना है डाकघर, पोस्ट ऑफिस जो आप लोग जानते हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो आप लोग जानते हो, ये आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। पोस्ट ऑफिस जो है वो संघ सूची का विषय होता है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो भी पोस्ट ऑफिस में अगर कोई काम करता है, अगर आप जानते होंगे, तो पोस्ट ऑफिस क्या है? केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय नौकरी होता है। जैसे रेलवे हो गया यूनियन लिस्ट में, जैसे संघ सूची में आपका रेलवे भी आ गया है ना, रेलवे भी क्या है? यूनियन लिस्ट में आता है। इसके अलावा डिफेंस क्या है? यूनियन लिस्ट में आता है भाई। समझ रहे हो? ये जो भी पार्ट है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है, वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सारी बातें बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाने जा रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। प्रश्न का उत्तर करेंगे। देखो बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। पहले अपने उत्तर को दीजिए और चेक करिए कि कितना सही हो रहा है आपका, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है? ठीक है, पहले आप उत्तर दीजिए, मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय सरकार, यानी कि क्या पूछ रहा है? अर्बन लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। बढ़िया सवाल, देखो कंफ्यूजन करेगा ये, ठीक है। तो शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। तो आपको मैं बता दूं, एक था 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, और एक था 74वां संविधान संशोधन। दो संशोधन किए गए हैं, एक 73rd अमेंडमेंट, एक 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट क्या था? ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान था। और इसमें क्या था? 74 में ये था आपका नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित, ठीक है। नगर पालिका मतलब कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, जो अंग्रेज लोग हैं उनको याद रखना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अंग्रेज लोग मतलब कि जो इंग्लिश में पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो 74th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर पालिका, और 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। ये जो पंचायती राज व्यवस्था थी, ये ग्रामीण यानी कि रूरल व्यवस्था के लिए थी, है ना, रूरल के लिए, ग्रामीण के लिए पंचायती राज व्यवस्था थी। और नगर पालिका किसके लिए? ये शहरी निकाय थी, है ना, ये शहरी क्षेत्रों के लिए है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, और ये क्या है? शहरी क्षेत्रों के लिए। शहरी क्षेत्रों के लिए मतलब अर्बन एरियाज, ठीक है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए जो पंचायत जो स्थानीय व्यवस्था की गई थी, वो कौन सा अमेंडमेंट था? 74 था। और यही आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो गया, देखो, ठीक है, यही आपका बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73rd पे बहुत लोगों ने टिक किया होगा, मुझे पता है बहुत लोगों ने 73rd पे टिक किया होगा, भाई गलत हो गया। 73rd किससे रिलेटेड है? ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है भाई, ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। और ये किन क्षेत्रों के लिए है? ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। क्लियर है ना, गलती नहीं करना है, नहीं तो भाई
ब्लंडर हो जाएगा, पेपर में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। यहां पे गलती करिए, ठीक है, पेपर में सवाल गलत करके नहीं आना है। जब भी एग्जाम देके आप आइए तो कहिए कि सर हमारा सही हुआ है जितने भी आप क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से इसका भी उत्तर करेंगे। सब लोग अपना चेक करते रहिएगा, मैं आपको बताता चलूंगा। चलो भाई, तो क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में इलायची का, यानी कि कार्डमम, इलायची को बोलते हैं कार्डमम, का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भाई ये प्रश्न तो सबको पता होना चाहिए कि इलायची का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है भारत में वो है आपका केरल, ठीक है। केरल में सबसे ज्यादा इलायची का उत्पादन होता है। इलायची तो जानते हो ना भाई, खाते भी होगे आप लोग, चाय वगैरह में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो केरल हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। कर्नाटक जो बेसिकली फेमस है कॉफी के लिए, है ना, कॉफी के लिए जो है कर्नाटक प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हो। और तमिलनाडु बेसिकली जो है वो केला के लिए प्रसिद्ध है, केले के उत्पादन के लिए, है ना, केले के उत्पादन के लिए, मतलब कि बनाना, ठीक है ना। केला का उत्पादन तमिलनाडु में ज्यादा होता है, कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में ज्यादा होता है, आप सभी जानते हो। और इलायची के लिए या मसालों के लिए केरल प्रसिद्ध है ना, मसालों के लिए या इलायची यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में है, मसालों के उत्पादन में भी पूछे तो केरल जो है वो ऊपर है, सर्वोच्च है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अच्छे से जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न सिंपल क्वेश्चन था, याद रखना, उत्पादन वाले रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा कुछ बहुत सारे उत्पादन होते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा। सोयाबीन, चलो ठीक है, सोयाबीन ही लिख देता हूं। सोयाबीन के उत्पादन में एमपी नंबर 1 है ना, और मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है भाई। गेहूं का उत्पादन अगर आपसे पूछता है दोस्त, गेहूं का उत्पादन में यूपी है। चावल के उत्पादन में आप सभी जानते हो भारत के राज्यों में चावल के उत्पादन में वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, ठीक है। अगर मैं आपसे चीनी के उत्पादन की बात करूं, चीनी के उत्पादन की बात करूं, शुगर के उत्पादन की बात करूं, तो ये आपका पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन अभी केरल हो गया है भाई, सॉरी महाराष्ट्र हो गया है। चीनी के उत्पादन में नंबर 1 स्टेट नए डेटा के अनुसार महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश था, लेकिन अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में जो चीनी का उत्पादन हो रहा है इसका इस्तेमाल हम कहीं और भी कर रहे हैं, है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग कहीं और भी कर रहे हैं। इस वजह से जो खपत है अब चीनी की उत्पादन का वो महाराष्ट्र में ज्यादा है। नंबर 1 हो गया स्टेट महाराष्ट्र, लेटेस्ट डेटा के अनुसार आपको बता रहा हूं, तो ये भी याद रखना। और भी बहुत सारे उत्पादन होते हैं, वो प्रश्नों के माध्यम से हम लोग करते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, और ये प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका कि हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम किसकी मम्मी थी भाई, ठीक है। हमीदा बानो बेगम किसकी मम्मी थी, तो आप सभी जानते हो, ठीक है, सभी जानते हो कि जो हुमायूं था, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं की वाइफ, हुमायूं की वाइफ कौन थी भाई, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं की वाइफ थी, क्लियर है। हमीदा बानो हुमायूं की वाइफ थी, और इन्हीं का बेटा कौन था, अकबर था, इन्हीं का बेटा कौन था, अकबर था, क्लियर है, जानते हो आप लोग। तो पूछ रहा है किसकी मम्मी थी, तो अकबर की मम्मी थी, क्लियर है ना, अकबर की क्या थी, मम्मी थी हमीदा बानो बेगम। तो किसकी वाइफ थी, हुमायूं की वाइफ थी, हुमायूं, ठीक है, और हमीदा बानो बेगम अकबर की मदर थी। सिंपल क्वेश्चन था, याद रखना, ऐसे प्रश्न भी आते हैं और गलत हो जाते हैं भाई, है ना। आप में से भी कई लोग अलग सोच रहे होंगे कि भाई हुमायूं, जहांगीर, अकबर, बाबर, तो गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत पिटाई होगी भाई। और कैसी पिटाई, डिजिटल पिटाई होगी, ध्यान रखना सब। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है स्क्रीन पे। फटाफट के अंदाज में आप अपना उत्तर चेक करते रहिएगा और हम लोग आगे अपने उत्तर को प्रेषित करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था, ठीक है, पहला ब्रिटिश वायसराय पूछ रहा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग है, वेलीजली है, विलियम बेंटिक है, रॉबर्ट क्लाइव है भाई, ठीक है। सारे ऑप्शन भी बड़े जोरदार हैं, ठीक है ना। चलो हम सीधे ऑप्शंस पे आ जाते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। चलो तो रॉबर्ट क्लाइव, इसके बारे में याद रखना है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ध्यान रखना, ये सारे अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे अपने आप में क्वेश्चन है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछेगा तो आपको रॉबर्ट क्लाइव पे टिक करना है एग्जाम में, ठीक है। विलियम बेंटिक के बारे में याद रखना, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल,
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आपको बता दूं, सहायक संधि शुरू करने वाला ये पहला था शासक। सहायक संधि की शुरुआत की थी इसने, सहायक संधि का जनक भी बोलते हैं भारत में, या सहायक संधि की शुरुआत भी इसने की थी। ठीक है, सहायक संधि मतलब कि सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, भारत में सब्सिडरी अलायंस को शुरू करने वाला कौन था, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत करने वाला भारत में कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। याद रखेंगे, इसको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय आपसे पूछ रहा है तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्लियर, आप सभी अच्छे से जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन जो मैंने व्याख्या किया है इसको भी अच्छे से याद रख लेना आप लोग। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा देते हैं जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे और ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, है ना। ये तो हलवा वाला प्रश्न हो गया है। इसका प्रश्न का उत्तर तो सबको पता होना चाहिए कि शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इसमें भी बताने वाली जरूरत तो है नहीं, आप सभी बड़े इंटेलिजेंट हो। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है ये भी आप जानते हो, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में। ठीक है, किसकी याद में मनाते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, ये भी पॉइंट अपने दिमाग में याद रखना। और भारत रत्न भी इनको मिला था, ये प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता थे। 1954 में इनको भारत रत्न भी मिला था, ये भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, अब आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर शहीद दिवस तो 23 मार्च को भी मनाया जाता है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आज के बाद याद रखना है कि 30 जनवरी को भी शहीद दिवस बोलते हैं और 23 मार्च को भी शहीद दिवस बोलते हैं भाई। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। 30 जनवरी 1948 को ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस बोलते हैं। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हमारे क्रांतिकारी थे, इनकी भी फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च को भी शहीद दिवस बोलते हैं और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, क्लियर बात है। ठीक है, 14 नवंबर आप सभी जानते हो दोस्तों, बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा एक और दिवस मैंने आपको बताया है, विश्व मधुमेह दिवस। याद रखिएगा, ये मैंने प्रश्न भी करवाया था आपसे, है ना। विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है भाई। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर मधुमेह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना भाई, डायबिटीज डे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायबिटीज बोलते हैं मधुमेह को। ठीक है, चलो भाई, तो क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल इसी तरीके से मजबूती से करिएगा, जितना मजबूती से पढ़ेंगे उतना ही सफलता के चांसेस बढ़ते जाएंगे आपके। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न क्या है भाई, सुपा डैम इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। यानी कि कह रहा है कि जो सुपा बांध है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए ये प्रश्न आपका रिवीजन का प्रश्न है। कैसा प्रश्न है ये आपके रिवीजन वाले प्रश्न है, क्योंकि अगर आप डेली क्लास करते हो मेरी, ठीक है, अगर आप डेली क्लास करते हो मेरी, तो ये प्रश्न मैंने 2 बार करवा दिया है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये आपके लिए मैंने रिवीजन के लिए डाल दिया था। तो सुपा बांध भाई किस राज्य में है, तो उत्तर है आपका कर्नाटक। ठीक है, और किस नदी पर है, अगर ये सवाल है तो काली नदी पर है। सुपा बांध किस नदी पर है, तो काली नदी पर है। किस राज्य में है, कर्नाटक में है। तो सवाल एक और यहां से बनता है कि काली नदी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भाई काली नदी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। क से काली, क से कर्नाटक, याद रखना है। और काली नदी पे कौन सा बांध है, सुपा बांध है। क्लियर है, ये रिवीजन का प्रश्न था, ऑलरेडी मैंने करवा दिया है पहले ही। तो आप लोग डेली क्लास किया करो, है ना, डेली क्लास करोगे ना तो ही फायदा बहुत होगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट डेली क्लास करते हैं, मैं बड़े शालीनता पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन तय है। जीके जीएस में आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है। अगर आप डेली मेरी क्लास करते चलोगे और जब तक आपका परीक्षा है तब तक करते चलोगे,
दिक्कत नहीं होगा भाई, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है और अपना उत्तर आप चेक करते रहना। प्रश्न कह रहा है आपसे कि भादला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो भाई ये स्टैटिक सवाल है, ठीक है, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, तो भाई गलती नहीं करिएगा, ये तो डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। तो भादला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्त, तो ये पड़ेगा आपका राजस्थान में। कहां पर स्थित है, राजस्थान में। मैं वो चुने हुए सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं जो पेपर में डायरेक्ट छपेगा, डायरेक्ट उड़ करके आएगा। और आप कहते हो ना कि जीके जीएस में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, कोई बात नहीं, आने दो, कहीं से भी आने दो, हम सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट की क्लास हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा मैंने आपको बताया कि मैं अभी हूं नहीं यहाँ पर। जैसे ही मैं लौट करके आता हूं, आपकी क्लासेस लाइव जब स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, 2-3 क्लासेस आपको बस रिकॉर्डिंग मिलेंगी, इसके बाद आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है, तो याद रख लेना भाई। जो भी ऐसे क्वेश्चन हो जो आपने नहीं सुने हो, याद कर लेना, क्योंकि मैं आपको सारे ऐसे प्रश्न कराऊंगा। देखो मैं हलवा या साधारण प्रश्न नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि आप इतना तो पढ़ के बैठे होगे, लेकिन फिर भी मैं हर एक लेवल को टच करने वाला हूं। प्रश्न क्या है देखो जरा, एमजीआर रेसकोर्स स्टेडियम, क्वेश्चन है कि एमजीआर रेसकोर्स स्टेडियम भारत के किस भाग में स्थित है या किस राज्य में स्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेसकोर्स स्टेडियम है ना, कौन सा रेसकोर्स है, नाम क्या है, एमजीआर रेसकोर्स स्टेडियम है, कहां पर स्थित है ये सवाल है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु में भाई। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु से रिलेटेड भी मैंने आपको बात बताए हैं। यहाँ के सीएम का नाम आपको याद रखना है, एमके स्टालिन। ठीक है, यहाँ के सीएम का नाम क्या है, एमके स्टालिन है, याद रखना। और यहाँ के आपका लोकसभा सीट, देखो मैं हमेशा लोकसभा सीटें राज्यसभा सीटें बताता रहता हूँ, सब याद रखना। रोज राज्यसभा सीट कितनी है, 18 है भाई। ठीक है, तो लोकसभा 39 है, राज्यसभा 18 है, सीएम स्टालिन है। ठीक है, स्टालिन साहब है, एमके स्टालिन इनका पूरा नाम, तो ध्यान रखना है तमिलनाडु के बारे में। बाकी कैपिटल तो आप जानते होंगे तमिलनाडु का। ठीक है, कैपिटल तो आप सब जानते ही होंगे तमिलनाडु का, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में छापो सब, है ना, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में छाप देना सब। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 क्या कह रहा है, देखो भाई ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो सिंपल क्वेश्चन मैं बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में नहीं आएगा, है ना, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको आता ही हो। ध्यान रखना, प्रश्न करवाया जा रहा है मतलब कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद है तो रिवाइज कर लो, नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, किस भाग में स्थित है। सबको पता होना चाहिए कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये भाई भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आप अच्छे से जानते हो, पन्ना हो गया। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है ना भाई, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो कान्हा किसली है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊं तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, है ना, उनमें से कुछ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मैंने लिखे हैं और पन्ना का आपसे पूछा गया है सवाल। क्लियर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना। बाकी के स्टेट में भी जो नेशनल पार्क होते हैं वो भी आपको मैं बताता चलूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, याद रखना है। चले अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, आप अपने उत्तर को चेक करिए, देखते रहिए कि आपको कितना आता है। ठीक है ना, ये भी जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, भारत में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां स्थित है। यानी देखो एक बात समझना, ये जो मैं प्रश्न पूछता हूं ये सब, है ना, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे टॉपिक कवर कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि भारत में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां स्थित है, तो दैट डजंट मींस कि यही प्रश्न पेपर में आएगा भाई, है ना, मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाला यहां पर, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रश्न आएगा, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे टॉपिक को कवर करिए। मैं तो करवाऊंगा ही आपको, है ना, हर सेशन में आपको ऐसे करवाऊंगा ताकि सब कुछ कवर हो जाए, लेकिन आपको अपना भी तो मेहनत करना है ना भाई, है ना, अपना भी तो मेहनत करना है, अपना भी तो पढ़ाई करना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है आपको, है ना, ये भी ध्यान रखना है। आपको अपना सिलेक्शन खुद लेना है, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे। ठीक है ना, तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा मान लो मैंने पूछा, अब भारत के जितने भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं पढ़ डालो। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल एयरपोर्ट हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो ना, तो अच्छे से याद कर डालो, क्योंकि एक सवाल अगर बनता है तो आपका गलत ना हो, इस टॉपिक से सवाल बने तो गलत ना हो। ठीक है, अब मैंने पूछा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है, तो ये तो भाई राजस्थान में है। ठीक है भाई,
राजस्थान में, लेकिन और भी हवाई अड्डे याद रखना है। जैसे मैं कुछ अगर पूछूं आपसे तो आपको नहीं पता रहेगा, ठीक है। जैसे पूछूं स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पे है भाई, ठीक है। अगर मैं पूछूं स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर है, ठीक है, तो नहीं पता भाई, ठीक है। स्वामी रामदास हवाई अड्डा कहाँ पे है, ठीक है। स्वामी रामदास हवाई अड्डा कहाँ पे है भाई, नहीं पता, ठीक है। बारदोली हवाई अड्डा कहाँ पर है भाई, गोपीनाथ बारदोली, पूरा नाम मैं बारदोली लिख रहा हूँ बस। बारदोली हवाई अड्डा कहाँ पे है, नहीं पता भाई, ठीक है। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ना, ये सारा कुछ पता करना है आपको। मैं तो करवाऊंगा ही, हर सेशन में करवाऊंगा। आप मेरे साथ अगर जुड़े हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो आपका सब कुछ कवर करा दिया जाएगा, लेकिन आपको खुद से भी पढ़ना चाहिए। तो ये सारे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, डिस्कस करते रहेंगे हम लोग टाइम टू टाइम। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। और इन सब का उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप देना भाई, अगर नहीं पता होगा तो ढूंढ लेना सब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17। और क्या है भाई, आप सब जानते हो कि भाई कैपिटल करेंसी से मुझे कितना प्यार है, ठीक है। प्यार है मतलब कि क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको कैपिटल करेंसी के क्वेश्चन हमेशा कराते रहता हूं, ठीक है। चलिए सोमालिया की राजधानी क्या आपसे पूछ रहा है, सोमालिया की राजधानी पूछ रहा है दोस्त, ठीक है। सोमालिया की राजधानी पूछ रहा है आपसे, और सोमालिया की राजधानी मुझे लगता है कि आप सभी को पता होना चाहिए, वो है आपका मोगादिशु, ठीक है। ये है आपकी सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। याद रखना, नया देश मतलब कि आपके लिए नया है ना, तो ये ध्यान रखना है। बेलग्रेड किसकी राजधानी है, तो सर्बिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये है आपकी सर्बिया की राजधानी, ठीक है। बेलग्रेड जो है ये सर्बिया की राजधानी है, याद रखना। तो इनमें दो ही इंपॉर्टेंट था जो आपको याद रखना था, एक तो मोगादिशु और एक बेलग्रेड। तो मोगादिशु तो सोमालिया की राजधानी हो गई, और बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है स्क्रीन पे। इस प्रश्न का उत्तर करिएगा सब लोग। भारत के किस राज्य में सरस्वता निकेतनम पुस्तकालय स्थित है। देखो भाई, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, और यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है अपने पीपीटी में, ताकि आप भी इस प्रश्न का उत्तर जान लो। तो कहां पर है भाई सरस्वता निकेतन पुस्तकालय, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में भाई, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में ये सरस्वता निकेतनम पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी स्थित है। डायरेक्टली बिल्कुल ऐसे ही पेपर में छप जाएगा, याद रखना है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भाई, क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये दिवस वाले प्रश्न है, ठीक है, ये हो गए दिवस वाले प्रश्न। अब इस प्रश्न को कराने का मतलब ये है कि आप दिवसों से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं वो अच्छे से तैयार करते रहिए। मैं तो कराते रहता हूं आपको, लेकिन आपका ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप भी ऐसे सवालों को पढ़ते रहिए, ठीक है। सवाल मैंने लिया है कि विश्व मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल इसका उत्तर साफ है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। और मलेरिया एक बीमारी है, कैसी मलेरिया कैसे फैलती है, तो आपको पता ही होना चाहिए। मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये कैसा रोग है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। और किस की वजह से, इसका प्लाज्मोडियम आपने नाम सुना होगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा। प्लाज्मोडियम इसका कैरियर होता है, ठीक है, यानी एक प्रोटोजोआ जो होता है प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से मलेरिया की बीमारी होती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, ट्रीटमेंट क्या होता है मलेरिया का, तो मलेरिया का ट्रीटमेंट याद रखना, इसका होता है क्विनैन बोलते हैं जिसको, ठीक है, क्विनैन बोलते हैं। आपको कई बार बताया गया है, आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। कहां से प्राप्त किया जाता है क्विनैन को, ये भी आप जानते हो, ठीक है। कौन सी छाल से प्राप्त करते हैं, ये भी आप जानते हो। क्लियर है, अच्छे से जानते रहना, क्विनोन इसका ट्रीटमेंट होता है। चलो भाई अगला प्रश्न, उम्मीद है क्लियर है। देखो 22 मई याद रखना, कई बार मैं बता भी चुका हूं, फिर से बता देता हूं। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। विश्व जैव विविधता दिवस यानी कि इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो दिवसों वाला प्रश्न है, कई बार मैंने दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं, याद रखना है। मलेरिया वाले भी तो मैंने कई बार करा दिया है, इसलिए मैं इसको और डिटेलिंग में नहीं कि मलेरिया के टीके की खोज किसने की, सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20।
ये देखो प्यारा सवाल है ये भी, ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी। क्या है भाई 21, क्वेश्चन नंबर 21, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहा है किसका, कि हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी या हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट क्या था? 1924 इसकी स्थापना है। और हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है वो लुसाने है। लुसाने कहां पर है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और FIH के अभी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम पूछेगा आपसे कि FIH का अध्यक्ष कौन है, तो ये है सैफ अहमद। अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम है सैफ अहमद। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे हेडक्वार्टर पूछ रहा है पेपर में, मतलब इसमें, तो इसका तो लुसाने स्विट्जरलैंड हो जाएगा भाई, ठीक है, सी ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। क्लियर है? तो आपको 1924 में इसकी स्थापना भी याद रखना है, मुख्यालय भी याद रखना है, और इसके अध्यक्ष जो हैं उनका भी नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी देखो एक अच्छा सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 एक अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान से अच्छे से याद रखना है, ऐसे सवालों पे कभी गलती नहीं करना भाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो काबेलिया है, काबेलिया किस राज्य का एक भारतीय लोक नृत्य है, ठीक है। आप भी जानते हो लोक नृत्य से रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं अपने सेशन में, इसीलिए कहता हूं डेली क्लास करना है, 5 बजे होती है क्लास, डेली आना है। और भाई सेशन को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया ना भाई, लाइक जरूर कर लेना आप लोग, और शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ कर देना, ताकि क्लासेस को जब ज्यादा लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, ठीक। तो काबेलिया किस राज्य का एक भारतीय लोक नृत्य है? तो बिल्कुल सटीक उत्तर होना चाहिए आप लोगों का, राजस्थान का ये लोक नृत्य है। देखो राजस्थान में एक घूमर भी होता है भाई, घूमर भी एक लोक नृत्य है, राजस्थान का है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, ये भी राजस्थान का है, और काबेलिया भी राजस्थान का है, ठीक है। कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे, है ना। चलो भाई, वैसे ही असम का याद रखना है आपको, बिहू। असम का क्या याद रखना? बिहू, जो बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में तो आप जानते ही हो, आंध्र प्रदेश का तो आप जानते ही हो कुचिपुड़ी, है ना। आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी है ये बड़ा फेमस है, पेपर में कई बार आता है, तो ये भी आप अच्छे से जानते हो। तो कुचिपुड़ी जो है क्लासिकल डांस भी है, ठीक है। चलो राजस्थान का तो आप घूमर जानते ही हो, ठीक है ना भाई। चलो बिहार, देखो बिहार का मैंने कल बताया था आपको, बिहार का भी लोक नृत्य पूछा जाता है एग्जाम में, उत्तर प्रदेश का भी पूछा जाता है ना। समय समय पर मैं अपडेट करता रहूंगा, बाकी क्लासेस में मैं बताता चलता हूं, इसलिए डेली क्लास जरूर करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए, हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है कि हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, यानी कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई, हरिके। और ये कहां पर है? तो ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ये हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये पड़ता है पंजाब में भाई, ठीक है। और पंजाब में ही हरिके बांध भी है, इसी के नाम से एक हरिके बांध भी है, ठीक है, हरिके बांध भी है पंजाब में। और इसी बांध से एक नदी निकाली गई है, इंदिरा गांधी स्वेज नहर। इसी बांध से एक नदी बनाई गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी स्वेज नहर। इंदिरा गांधी स्वेज नहर सुना है ना सबने, वो इसी बांध से निकाली गई है नदी इंदिरा गांधी स्वेज नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर भी है, ठीक है। आपसे सवाल पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो हम याद किए हुए हैं, इंदिरा गांधी स्वेज नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जो राजस्थान में बहती है। लेकिन ये कहां से निकलती है? हरिके बांध से ही इसको निकाला गया है, जो पंजाब में स्थित है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। चलो, तो अच्छी प्रैक्टिस है, ये अच्छी प्रैक्टिस वाली क्लास है, इसको कभी मिस मत करना अगर आपको सफल होना है परीक्षा में, तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है ना, 25 प्रश्न हम लोग करेंगे अपने सेशन में, 25 प्रश्न करेंगे। चलिए, ओमान की राजधानी क्या है? देखो भाई, फिर से राजधानी का एक सवाल आपके लिए लेकर के आया हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है कि मैं इतनी राजधानी और करेंसी आपको यही करा दूं क्लास में कि भाई फिर परीक्षा में बैठो तो सारा कवर हो जाए, फिर आपको कहीं किताब से जरूरत पढ़ने की नहीं है ना, किसी नोट से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो सिंसियरली और नोट्स अगर बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो 1 मिनट, ओमान की राजधानी क्या है, ठीक है। तो आई होप सबको पता होना चाहिए, इसकी राजधानी है मस्कट, ओमान की राजधानी है मस्कट, और बाकी के ऑप्शन की भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। जेरूसलम, ये है इजराइल की राजधानी,
ठीक है। जेरूसलम किसकी है? इजराइल की राजधानी है। दोहा, देखो दोहा किसकी है? ये कतर की राजधानी है, ठीक है, कतर की राजधानी है। और सना, सना किसकी राजधानी भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर, ठीक है, कि सना किस देश की राजधानी है। जरा कमेंट बॉक्स में छापो और देखते हैं कि इसका उत्तर कौन करता है, ठीक है, इसका उत्तर कौन करता है मुझे कमेंट बॉक्स में देखना है आपका, मतलब देखना इन द सेंस कि मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा आपका कि सना की राजधानी आपको पता है कि नहीं। तो चलो भाई मैं बता देता हूं इसकी जो राजधानी है, आपको अगर सही आपका होगा तो आप मैच करा लेना, यमन की राजधानी, ठीक है, सना किसकी है? यमन की राजधानी है। क्लियर? चलो तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, 25 क्वेश्चंस करेंगे आज के, हमारा सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और आपके लिए मैंने एक रिवीजन का क्वेश्चन भी रखा है, वो प्रश्न भी आपको रिवीजन के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देना है। तो सार्क का सचिवालय कहां पर है भाई? ठीक है, सिंपल प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए। सार्क का सचिवालय यानी कि सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुझे लगता है इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने कराया भी था, काठमांडू में है, ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? आप सभी जानते होंगे, जो इसकी स्थापना है वो 1985 में की गई थी, ठीक है। सार्क की स्थापना 1985 में करी गई थी। मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में पड़ता है ये। काठमांडू कहां पर? नेपाल में पड़ता है ये। क्लियर है? तो सिंपल प्रश्न था। सार्क भारत भी इसका एक सदस्य है। सार्क में कुल 8 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है, 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं, ठीक है। देश जो कंट्री मेंबर हैं, मेंबर्स कंट्री कितने हैं? 8 देश हैं। तो बताऊंगा कभी डिटेलिंग में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए होमवर्क का सवाल मैं लाया था, उसको मैं बता देता हूं। ये सवाल आपके लिए है, बड़ा सिंपल सवाल है। इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भाई। सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क वाला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बता दीजिएगा, अगर आपको कष्ट ना हो तो जरूर बता दीजिएगा। और जाते जाते सेशन को आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लासेस को। ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दिया गया है क्योंकि मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने पहले से ही क्लास को रिकॉर्ड कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा, मिलता रहेगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, नए क्लास में, नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।